जय हिंद। स्वागत है आपका पिनाक जीएस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के टॉपिक्स जो यूपीएससी 2024 के लिए रिलेवेंट है एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स टू। तो हमने पास्ट में डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स, उसके देर आफ्टर हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीटेड था टिल द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का। तो मैं आपको बता दूं कि ये चार्टर एक्ट की सीरीज में ये लास्ट चार्टर एक्ट था जो कि 1793 से 1853 के बीच में आया था और इसने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल फर्स्ट टाइम सेपरेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो यहाँ पे क्या था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताओ क्या कि 1853 के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो डियर यहाँ पे आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम में कौन थे 1853 में। देखो डियर, 1853 के टाइम में कौन थे? तो 1853 के टाइम में लॉर्ड डलहौजी। देखो लॉर्ड डलहौजी कब आते हैं? डलहौजी ये आते हैं 1848 से 1856 के बीच में। अब इनकी इनकी जो टेन्योर थी ये थी। अब यहाँ पे इनके टाइम में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है। पेपर में आ सकता है कि यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर इनके टाइम में होता है और पंजाब का एनेक्सेशन भी होता है। कीप इन माइंड, पंजाब का यहाँ पे डियर एनेक्सेशन भी हो जाता है इसी टाइम। अब देखो डियर यहाँ पे क्या है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब तो आपने देख लिया और साथ में जो है लोअर बर्मा या जिसको हम या देखो बर्मा जिसको कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डियर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर बर्मा या पेगू उनका 1852 में आप कह लो। एक तो ये तो सेंट्रल एंग्लो सिख वॉर की बात बताई, पंजाब का एनेक्सेशन होता है और लोअर बर्मा। देखो दूसरा क्या है डियर, लोअर बर्मा। जब बर्मा जो है यहाँ पे एग्जैक्टली हम यहाँ पे म्यांमार की बात करते हैं या पेगू, इनका जो एनेक्सेशन होता है डियर ये होता है 1852 में, इन्हीं के टाइम में। इंपॉर्टेंटली फिर क्या होता है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। देखो यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात कर रहे हो और इनका जो टेन्योर है ये 48 से लेके 56 के बीच में है। तो दूसरा आपने देख लिया कि यहाँ पे ये होती है और तीसरा यहाँ पे क्या था जो अभी आपको मैंने बताया। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो जी, फिर यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यहाँ पे आती है और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है और फिर उसी टाइम में सतारा का 1848 में, याद रखना 1848 में सतारा का भी एनेक्सेशन हो जाता है। जैतपुर का होता है डियर। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो संबलपुर, और ये संबलपुर का 1849 में हो जाता है। और फिर बाद में आप देखोगे कि उदयपुर, झांसी, झांसी का आप देखोगे ये होता है 1853 में। फिर आप बात करो उदयपुर, उदयपुर का हो जाता है आपका 1852 में, नागपुर का 1854 में, फिर अवध का 1856 में। इवन की अगर आप बात करोगे तो उस एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 के टाइम में यही गवर्नर जनरल रहते हैं जो लॉर्ड डलहौजी थे। इंपॉर्टेंटली कि जब आप बात कर रहे हो ओपनिंग ऑफ द एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स,
भी इन्हीं के टाइम में होता है। देखो जितना मैं बता रहा हूं उसकी अगर आप नोट्स तैयार कर लो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बार दूसरे पेपर्स में भी ये पूछे गए हैं, बट ये यूपीएससी के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखो यूपीएससी इन दिनों बहुत ज्यादा डायनामिक हो रही है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहां से क्वेश्चन आएगा, सो दैट यू नीड टू हैव द होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द यूपीएससी। सो आई थिंक you should prepare all those topics which are mandatory for you, whether you think that there may not be some questions from this area, but I think there may be some questions from that area, so you should not leave any topic। तो डियर हम इस टॉपिक पे फिर डिस्कस करते हैं। देखो एक तो ये हो गया, तो उस डिस्पैच के बारे में मैंने आपसे बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स की ओपनिंग होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन होते हैं, इवन की जो डलहौजी थे उनके टाइम में यहाँ पे रेलवे मिनट, याद रखना रेलवे मिनट यहां पे आती है 1853 में। इवन की यहां पे फर्स्ट रेलवे लाइन जो कनेक्ट की जाती है डियर बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने 1853 में, उस टाइम में भी डलहौजी ही रहते हैं। इंपॉर्टेंटली कि जो टेलीग्राफ टेलीग्राफ देखो मैं इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता रहा हूं तो आपको भी इनको अच्छे से जानने की जरूरत है। और ये जो टेलीग्राफ जो डियर आती है ये 4000 माइल्स की होती है, 4000 माइल्स, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस टाइम में गवर्नर जनरल एक्चुअल में कौन थे, वाइसराय कौन थे, तो इसके बारे में आप देखोगे। तो डियर यहाँ पे जो 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ है, जो लाइन जो कनेक्ट करती है कलकत्ता को बॉम्बे मद्रास, देखो कलकत्ता को कनेक्ट करती है बॉम्बे से, मद्रास से, फिर यहां पे पेशावर से, और पोस्टल। अब पोस्टल का भी यहां पे आ जाता है डियर। पोस्टल में अगर आप बात करोगे तो पोस्ट ऑफिस एक्ट यहां पे आपसे पेपर में आ सकता है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 जो आती है डियर, ये भी लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे यहाँ पे रिफॉर्म्स होता है। इवन की जो गंगेज केनाल है वो भी डेक्ट, देखो गंगेज केनाल ये 1854 में इसकी भी ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो आप पीडब्ल्यूडी की बात करते हो तो वही पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी जब आप देखोगे जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो एवरी प्रोविंसेस में यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 की, पेपर में ये भी आ सकता है क्या कि जिस टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट आया था तो उस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल, तो आप क्या बोलोगे, डलहौजी थे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट जो ये आती है 1856 की, उस टाइम में भी ये थे। देखो मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं, इसके साथ साथ एक तो रिवीजन भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें आप सीख भी रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप अभी के अभी समझ लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवॉच कर सकते हो, देख सकते हो, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएंगी। अब देखो एक सेकंड मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, फिर मैं अपने वही टॉपिक पे आता हूं जो हमारा टॉपिक था। हाँ अच्छा डियर, अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि जो देखो ये तो आपने देख लिया कि ये एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका क्या रिलेवेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस द लोकल सेपरेटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये भी बात करी गई थी जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, और इसने प्रोवाइड करी थी एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जिनको की लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स
टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे बताया गया था। यानी क्या कि टोटल जो है यहाँ पे डियर ये 12 थे। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये रिड्यूस्ड कर दिए गए थे फ्रॉम 24 टू 18, ऑफ विच 6 पीपल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। सीधी सी बात है, एज इट इज यहाँ पे कही गई है। और डियर जो काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव विंग थे उनको यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट के नाम से, एक तरह से कह लो क्या कि ये मिनी पार्लियामेंट की तरफ फंक्शन क्या था। इवन की अगर आप पढ़ोगे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 42nd, 44, 92nd, तो इसमें आप और भी सारी चीजों को देखोगे। बट यहाँ पे वो बहुत आफ्टर इंडिपेंडेंट एरा है, बट यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव विंग है ऑफ द काउंसिल को ये फंक्शन करता है एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपने देख लिया क्या कि लेजिस्लेटिव विंग को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करे और अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसने इंट्रोड्यूस करी थी ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आपको मैं यहाँ एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आ जाओ। इट अटेम्प्टेड to introduce system of open competition for the selection of civil servants, though it was negated that आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो यहाँ पे क्या थी ना कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है फॉर द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, जिसमें कि जो कॉविनेंट, देखो अब एक था कॉविनेंट था और एक था नॉन कॉविनेंट था। कॉविनेंट बेसिकली ये यूरोपियन के लिए था, नॉन कॉविनेंट इंडियन के लिए था। तो यहाँ पे डियर जो कॉविनेंट सिविल सर्विसेज था वो थ्रोन किया गया था ओपन टू द इंडियंस, और यहाँ पे जो मेकाले कमिटी थी अपॉइंट किया गया टू द इंडियन सिविल सर्विस इन 1854। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप इनको जान लो कि ये जो दो तरह की बात है, एक तो देखो 1853 की है और यहाँ पे आपने देखा 1833 वाले में यहाँ पर भी ये अटेम्प्ट किया गया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अटेम्प्ट करना और इंट्रोड्यूस करना दोनों में डिफरेंस है, तो आप इन चीजों को देख सकते हो। और डियर यहाँ पे लॉ मेंबर जो कि 4th मेंबर थे उनको फुल मेंबर बना दिया गया विद द राइट टू वोट। ये जो राइट टू वोट है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो राइट टू वोट है वोट का वुमेन को या फॉर एग्जांपल की किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है या फॉर एग्जांपल कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डियर हम यहाँ पे आते हैं क्राउन रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाता है टॉपिक्स क्राउन रूल का 1858 से 1947 तक के बीच में, और इसमें जो सबसे पहला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे एबॉलिश किया गया था द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ट्रांसफर पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन। बेसिकली जो आप देखोगे क्या है कि ये हमारा सब कुछ प्यारा भारत है, मान लेते हैं एक तरफ स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहां से लोग यहां को आते थे और ये कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सारी चीजें थी। मैंने बताया भी था क्या कि जो हमारे यहाँ कंट्री के रिसोर्सेज थे उसका इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन होता था, और बाय मींस ऑफ द मशीन्स ये फिर अपनी कंट्री में ले जाते थे और फिर जो है उसको हमारी कंट्री में सेल करते थे। तो डियर यहाँ पे क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उनको जो है अबॉलिश कर दिया गया था, कंपनी इटसेल्फ के अबॉलिश कर दिया गया था, और जो पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ चुकी थी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक न्यू डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया था वाइसराय। अब तक आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखा, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे वाइसराय ही आते हैं, फिर एक टाइम में और लास्ट में गवर्नर जनरल आते हैं, जो कि हम बाद में अबाउट माउंटबेटन। Who was the direct representative of the crown? वैसे क्या कि यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये तो एबॉलिश्ड हो गई। अब यहाँ पे जो क्राउन है तो क्राउन को लेके अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि जो भी चीजें हो रही हैं अब ये क्राउन के थ्रू हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो वाइसराय थे तो ये क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। अब आपसे पेपर में ये आ सकता है, तो ठीक है ये तो चीजें थी, बट यहाँ पे पूछा जाए कि फिर फर्स्ट वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड केनिंग। केनिंग जो थे ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे और इन्होंने एबॉलिश किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि पहले ही स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये जो डबल
गवर्नमेंट का जो सिस्टम इसको यहाँ पे हटा दिया जाता है, विच कैन ड्यूरिंग द पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपने पास्ट में देखा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये आती है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 है यहाँ पे इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। इसने क्रिएट करा है न्यू ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पांसिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। डियर यहाँ पे क्या होता है कि 15 मेंबर की एक काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की जाती है टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये जो काउंसिल है ये एक तरह का एडवाइजरी बोर्ड होता है। कीप इन माइंड ये एडवाइजरी बोर्ड होता है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनको देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इनको काउंसिल के चेयरमैन बना दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये काउंसिल के क्या चेयरमैन होते हैं, हाँ होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है क्या है कि it constituted the secretary of state in council as a body corporate capable of suing and being sued India and in England। देखो वही सेम बात आ गई कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है, देखो एक तो आपने ये 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा, और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एज अ बॉडी कॉर्पोरेट जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ताकि जो यहाँ इंडिया और इंग्लैंड में, देखो सीधी सी बात है, आप उनको इतना जान लो कि ये जो 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये एक दूसरे को देखो ये असिस्ट करने की बात कही है, और ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली इंडिया को एक तरह से कह लो क्या कि इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सपरेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही ना बैडली एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडिया को, और फिर अब यहाँ पे क्राउन के हाथों में आ गया, कुछ चीजें सही हो रही थी, कुछ चीजें गलत हो रही थी। अब देखते हैं कहां तक क्या चीजें सही हो रही थी, क्या चीजें गलत हो रही थी। तो यहाँ पे डियर ये चीज आप देख लिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट्स के फॉर्म के तरह जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखो 1861 की बात आती है। एक बात और जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 1858 जो है, जो भी आपने देखा, देखो पहले तो आपने लॉर्ड डलहौजी का देखा, लॉर्ड डलहौजी का सबसे कब तक देखा, मेमोराइज करो। देखो लॉर्ड डलहौजी का जो था वो 1848 से लेके 1856 तक का था, ये मैंने अभी आपसे कहा। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आती है, जब आप इसको आप देखो 1858 के टाइम में, 1858 के टाइम में कौन थे, देखो 1858 के टाइम में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और बताऊंगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखो 1858 का मैं बताऊंगा, उसके पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि 1848 से लेके 1856 तक में, ये तो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, यहाँ पे डलहौजी का था। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद 1856 से लेके 57 के बीच में यहाँ पे कैनिंग आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैनिंग आते हैं ये गवर्नर जनरल के तौर पे आते हैं। अब इन्हीं को वाइसरॉय बना दिया जाता है, लेकिन अभी हम इसको गवर्नर जनरल ही मानेंगे। तो उस टाइम में क्या हुआ था, तो उस टाइम में डियर 3 यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट होती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है टाइम पीरियड कैनिंग का। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, तो 3 यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, और ये एस्टेब्लिश होता है कलकत्ता में, मद्रास में, फिर उसके बाद बॉम्बे में। कब होता है, तो 1857 में होता है। इवन की जो आप रिवोल्ट कहते हो, रिवोल्ट ऑफ 1857, डियर ये भी इन्हीं के टाइम में होता है, कैनिंग के टाइम में, जब ये गवर्नर जनरल थे। अब बात आती है कि जैसे ही अभी आपने क्या देखा कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आती है 1858 में, और यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया जाता है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को वाइसराय के फॉर्म में। तो अब जब ये वाइसराय बन जाते हैं तो उस टाइम में अब क्या होता है, यही सेम पर्सनालिटी है, लेकिन होता क्या क्या है इसको भी आप देख लो। देखो जब ये वाइसराय बनते हैं तो वाइसराय का टाइम पीरियड इसका कब से कब तक होता है, तो 1858 से 62 तक में हो जाता है। देखो अब ये वाइसराय यही सेम पर्सनालिटी वाइसराय बनाए जाते हैं फर्स्ट टाइम में, और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप कह लो क्या है कि उनसे पावर जो ये ट्रांसफर की जाती है टू द क्राउन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखो व्हाइट म्यूटिनी का नाम तो आपने सुना होगा, व्हाइट म्यूटिनी। तो व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859। तो डियर यहां पे व्हाइट म्यूटिनी भी होती है, कब, तो ये 1859 में, इन्हीं के टाइम में। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब ये
जब ये वायसराय होते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी आता है। तो इतनी इसके बारे में फैक्ट्स फिगर्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया और आप इसको अच्छे से आप करेंगे। और फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसके पहले मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ जी, तो हम आते हैं टॉपिक पे। ये तो आपने देख लिया क्या कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, जिसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, हाँ जी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। एक सेकेंड। तो यहां पे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, यहां पे प्रोवाइड किया जाता है वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। देखो यहां पे क्या होता है कि वाइसरॉय जो है ये नॉमिनेट करेंगे ऑब्वियसली कुछ इंडियंस को एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। जो 1862 की बात आती है तो ये लॉर्ड कैनिंग को नॉमिनेट किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट करते हैं अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और उसमें कौन कौन होते हैं? तो राजा ऑफ बनारस होते हैं, महाराजा ऑफ पटियाला होते हैं, सर दिनकर राव होते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी का, वो ये है कि जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो रिस्टोर किया जाता है, जो कि इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं क्या कि एक तो कह लो क्या कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पावर्स को सेंट्रलाइज्ड किया जाता है। फिर यहां पे बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि अब आप याद रखो क्या कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसमें एक तरह से इनिशिएट हो जाता है पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और ये जो पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन जो है ये रिजल्ट करता है इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। डियर फिर बात आती है कि न्यू लेजिस्लेटिव के फॉर्मेशन, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन की, जिसमें कि अपर हाउस फॉर द बंगाल जो कि 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 में, और जो पंजाब 1896 में यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे जो आज हम देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हालांकि वो तो ऑर्डिनेंस तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप एक बार जाके रिवीजन कर लेना क्या क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है और उसमें उसका क्या रिलेवेंस है, जिसमें जब वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द आइदर लोकसभा और द राज्यसभा ऑफ रहती है तो फिर प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसमें क्या है कि वो लॉ बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप देखना। और तो मैं ये बताना चाह रहा था क्या कि जो वाइसरॉय है उनको एम्पावर किया जाता है टू इशू एन ऑर्डिनेंस जो वैलिड होती है फॉर द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ कीप इन माइंड यहाँ पे इमरजेंसी की बात कही जा रही है, और आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें चल रही हैं वो चल रही है कंप्लीटली कि वन ऑफ द हाउसेस अगर ऑफ हो तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आप एक काम करो कि आप मुझे ये बताओ क्या कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से आर्टिकल में, तो आप मुझे इसके बारे में बताओगे। अब इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अच्छा हाँ, एक बात और, एक चीज आपने नहीं देखा, ऑर्डिनेंस के बारे में तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि स्टार्ट किया गया था केनिंग के द्वारा इन 1859। और जो वाइसरॉय काउंसिल के जो मेंबर थे उनको इंचार्ज बनाया गया था फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट्स और कुड इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजंस एंड इशू ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि 1861 के काउंसिल एक्ट में आता है, तो आपको ये चीजें भी जाननी थी। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये इंक्रीज किया जाता है थ्रू द ऑफिशियल मेजॉरिटी
देखो ऑफिशियल मेजॉरिटी तो मेंटेन करी ही जाती है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्रीज करी जाती है। और देयर वाज एन इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ऑब्वियस है क्या कि जब इंक्रीज की जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी फंक्शंस भी इंक्रीज की जानी थी उस टाइम में। तो इट गिव देम द पावर टू डिस्कस द बजट। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्या कि जो क्या उनको पावर मिली थी टू डिस्कस द बजट? यस, काउंसिल एक्ट में, तो 1892 के काउंसिल एक्ट में यहाँ पे पावर मिली थी टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन को प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पे क्या बात आती है? अब देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे वाइसरॉय के द्वारा अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यहाँ पे बात चली थी। तो अभी हम इसके बारे में और भी देखेंगे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो बातें हुई थी, ये एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई थी और दूसरी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो आपने देख लिया। अब बात आती है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये भी गवर्नर के द्वारा जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार, ये जो चैम्बर्स थे उनकी एडवाइस पे ये चीजें सेटअप की गई थी। और ये जो इलेक्शन था, डियर कीप इन माइंड कि ये इलेक्शन अभी भी यूज नहीं हुआ था, बट लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्शन कहीं मेंशन था? नहीं, इलेक्शन मेंशन नहीं था, बट एक लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है। देखो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो ये आती है, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स जो है इंक्रीज किए जाते हैं 16 से 16। देखो अब एक बात और, नंबर यूनिफॉर्म नहीं होते। दो इन प्रोविंशियल काउंसिल्स द नंबर वाज नॉट यूनिफॉर्म। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये कंटिन्यू की टू हैव एन ऑफिशियल मेजॉरिटी। जहां पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात आती है तो ये सिर्फ अलाउ की गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये मोर डेलिबरेटिव पावर्स जो है ये दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, और जो मेंबर्स को अलाउ किया गया था टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और रिजोल्यूशंस को ऑन बजट्स मूव करने की बात इसी में 1909 में आई थी। अब जो ये वोटिंग था फॉर द सेपरेट आइटम्स बजट पे, ये अलाउ किया गया था दो द बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन। देखो यहाँ पे एक तो बात आती है क्या कि जो बजट है, तो बजट पे सेपरेट आइटम्स पे वोट करने की बात कही गई थी, लेकिन बजट जो एज अ होल उसको आप वोट नहीं कर सकते थे। यानी कि आप सेपरेट आइटम्स पे तो आप कर सकते थे, लेकिन एज अ होल जो है ये आप वोट नहीं कर सकते थे। इवन क्या कि इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ओनली मुस्लिम्स कुड वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। यहाँ पे मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया था एज दिस एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म इन इंडिया। पेपर में आ सकता है कि 1909 में क्या ये लीगलाइज्ड किया गया था? तो यस, कम्युनलिज्म इन इंडिया ये लीगलाइज्ड किया गया था और इंडियंस वर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। और ये जो फर्स्ट पर्सनालिटी उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको की लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस टाइम में। अब यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, यहाँ पे भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस इनके लिए आती है। डियर अगर मैं आपसे इसके अलावा भी कुछ पूछूं तो आप इसको भी अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो। चलो ये तो आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और डियर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 एक आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। और जो 2, 1, 3, देखो 2 को पहले ले जाओ, 2, 1, 3 ये आपके राज्यपाल के पास पावर हो जाती है फॉर द ऑर्डिनेंस मेकिंग, जिसमें कि वन ऑफ द हाउसेस अगर ऑफ होती है तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो बना सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली कहां से आई थी? तो ये जो आप देख रहे हो पोर्टफोलियो सिस्टम, सॉरी ये जो आप देख रहे हो जिसमें हम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, देखो ये पोर्टफोलियो सिस्टम तो ये आ गई थी इसमें, और यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये जो लिखी हुई है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो ये आती है इंडियन काउंसिल एक्ट
1861, तो ये भी आपको जानने की जरूरत थी। हालांकि जो कुछ सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन है तो आप कह लो क्या है कि वो वहीं के टाइम में थी और फिर आज हम उसको अच्छे से फिल्टर करके या फॉर एग्जांपल किसी कंट्रीज से हमने बोरो किया है। बोरो का मतलब ये नहीं क्या कि हमने उनसे कर्ज में ले लिया है, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस किए, फिर उसके बाद हमें लगा कि हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए तो फिर हमने अडॉप्ट करी है। जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, मान लेते हैं क्या कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है या फॉर एग्जांपल। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ क्या कि जुडिशरी कहां से ली गई है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी कहां से ली गई है और इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी कहां से ली गई है, आप पहले बताओ। देखो क्या है ना कि जो जुडिशरी है ये कहां से आती है, ये जो जुडिशरी है ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एक मिनट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है ये भी 1935 से ही आती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से आती है तो आप इसमें क्या बोलोगे। तो देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये आती है, तो सीधी सी बात है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो आती है आपके यूएसए से, और जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम ये आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और सिर्फ अगर पेपर में आ जाएगा कि जुडिशरी कहां से आती है तो ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया अच्छे से। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अच्छा उसके पहले जो आपने 1909 की बात करी, अब मैं आपसे ये पूछूं कि 1909 के टाइम में कौन थे, तो अब आप क्या बताओगे। देखो जो वाइसराय थे इसको तो आपने देख ही लिया, एक सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टाइम में वाइसराय कौन थे तो आप क्या रिप्लाई करोगे। देखो सबसे पहली बात है क्या कि जो ये 1909 का है, अब 1909 के टाइम में कौन थे, देखो मिंटो जो आते हैं ना, मिंटो सेकंड, ये जो आते हैं ये 1905 से 1910 तक के लिए रहते हैं। और यहाँ पे जो एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट्स की जो पॉपुलराइजेशन होती है यहीं पे होती है। और जो कांग्रेस में स्प्लिट होती है, कांग्रेस में स्प्लिट होती है इन द एनुअल सेशन ऑफ 1907, ये भी मिंटो की ही टाइम में होती है 1905 से 10 तक के बीच में। इवन की जो मुस्लिम लीग है इसकी स्टैब्लिशमेंट आगा खां के द्वारा, आगा खां के द्वारा जो स्टार्ट होती है। हालांकि और भी कुछ पर्सनालिटीज रहते हैं लेकिन यहाँ पे मिंटो के टाइम में हम ये जानते हैं क्या कि 1906 में एग्जैक्टली ये उस टाइम में वाइसराय होते हैं। अच्छा देखो एक्चुअली इसके बाद भी आते हैं, जैसे क्या कि आप देख लोगे तो 1910 से लेके 1916 के बीच यहाँ पे हार्डिंग आते हैं, हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी का क्रिएशन होता है लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911। हार्डिंग सेकंड के ही टाइम में जो कह लो क्या कि जो कलकत्ता जो कैपिटल हुआ करती थी उसको शिफ्ट किया जाता है 1911 में। तो यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911 में ये होती है हार्डिंग सेकंड के टाइम में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा, देखो मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा ये जो होती है, देखो मैं आपको जो हैंड राइटिंग है थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ, आप इसको नोट भी करते जाओगे अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे क्या है कि हिंदू महासभा 1915 में जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाई जाती है, 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो लाई जाती है ये भी इन्हीं के टाइम में होती है, हार्डिंग सेकंड के टाइम में होती है। इवन की जो किंग जॉर्ज फाइव का जो दरबार का जो कोरोनेशन होता है वो भी 1911 में इन्हीं के टाइम में होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं अपने सेम टॉपिक पे। देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आती है जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20 अगस्त 1917 की बात है, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में कि ग्रेजुअल
इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे आती है। अब सच में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या सच में इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने किया है उसकी तो बात ही अलग है। तो अभी हम आते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो इन्होंने प्रोवाइड की थी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टू कैटेगरी। इसमें क्या है कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स का था और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का था। तो डीए क्या है कि जो क्लासिफिकेशन को किया जाता है बाय द डिवोल्यूशन रूल्स, जो फैसिलिटेट करती है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे बात क्या आती है डायरकी की। तो डायरकी को यहाँ पे डुअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में, और ये डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। एक तो पहला है रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरा है ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इनको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रिस्पांसिबल नहीं होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा है ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जिसमें क्या कि एडमिनिस्टर किया तो जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा, बट ये रिस्पांसिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये यूपीएससी 2022 में ये चीजें पूछी गई है, इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। एक सेकेंड। फिर डियर यहां पे क्या होता है, देखो फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये रिप्लेस की जाती है बाय द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें कि अपर हाउस होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लोअर हाउस होते हैं जिसको कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते हैं। पहले आपने क्या देखा था कि डायरेक्ट इलेक्शंस की तो बात नहीं आई थी, बट हाँ ये था कि इनडायरेक्टली आप वहां पे उन चीजों को कह सकते थे। यानी कि वहां पे देखो 1909 के केस में इवन की अगर आप उसके थोड़े पहले चले जाओ, उसमें क्या था कि इलेक्शन कहीं मेंशन तो नहीं था, बट एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। बट यहाँ पे क्या बात आती है कि फर्स्ट टाइम जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया तो जाता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर के द्वारा, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं ये चूज किए जाते हैं बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर यहाँ से। और जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से 3 ऑफ द वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन हाँ कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो इंडियन होते हैं, यानी कि जो 6 में से जो 3 होते हैं वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कमांडर इन चीफ को छोड़ करके वो इंडियन ही होंगे। और there was an extension of the separate electorate for 6 Indian Christians, Anglo-Europeans and Europeans. और डियर यहाँ पे क्या था कि फ्रेंचाइज was given to the limited number of people on the basis of property tax education, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन के बिहाफ पे यहाँ पे फ्रेंचाइज देने की बात कही गई थी। इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पे प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया था फ्रॉम द सेंट्रल बजट, और जो प्रोविंसेस को अलाउ किया गया था टू इनैक्ट देयर ओन बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ये आप थोड़ा याद रखना कि हिंदू महासभा जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मदन मोहन मालवीय 1915 की बात थी, और आप इसको जॉर्ज पंचम, इसको आप याद रखना, जॉर्ज किंग 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पे डियर क्या था कि यहाँ पे क्रिएट किया गया था न्यू ऑफिस of the High Commission for India in London and ट्रांसफर किया गया था some of the functions performed by the Secretary of State for India। देखो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1926 में सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, और इसने प्रपोज की थी, यही एक्ट था 1919 का जिसने प्रपोज की थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको कि नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। और जो अब यहाँ पे आओ, हाँ द चैम्बर वॉज इनॉग्रेटेड इन 1921, और जिसमें कि 120 मेंबर्स हुआ करते हैं, और 108 स्टेट्स, यहाँ प्रिंसेस, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर स्टेट्स, और ये हेडेड किया जाएगा ये वाइसरॉय के थ्रू, जो यहाँ पे अभी गवर्नर जनरल ही दिया है, बट इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन की अपॉइंटमेंट की बात कही जाती है, टू इंक्वायरी इनटू एंड द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर द 10 इयर्स ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स। अब डियर यहाँ पे 7 कमीशन की बात आती है 1927 में। ये 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन था जो कि अपॉइंट हुआ था 2 इयर्स बिफोर इट्स शेड्यूल,
ऑब्वियसली 2 इयर्स बिफोर द शेड्यूल जो है ये एस्टैब्लिश हो जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड बाय सर जॉन साइमन टू असेस द इंडियाज कंडीशन अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो साइमन कमीशन आती है यहाँ बेसिकली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही आती है, और जो कमीशंस के जो मेंबर्स थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, लीडिंग टू अ बायकॉट बाय ऑल पार्टीज। ऑब्वियसली यहाँ पे जब होंगे तो फिर तो बायकॉट तो होगा ही होगा। और जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1913 में, और प्रपोज किया गया था कि अबॉलिशिंग द डायरकी, एक्सपेंडिंग रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। यहाँ पे ब्रिटिश के फेडरेशन, देखो सीधी सी बात है, ये तो आपने देख लिया क्या कि यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई थी डायरकी को, जिसमें क्या कि रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की बात कही गई थी इन द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएट किया जाता है एक फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया का और प्रिंसली स्टेट्स का, और मेंटेन की जाती है कम्युनल इलेक्टोरेट। अब इनको डिस्कस करने के लिए ये जो प्रपोजल्स हैं, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि आप उसके बारे में जानते हो 1930, 31, 32, 32। इसको हम देखेंगे क्या कि कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटीज थे जो इनमें पार्टिसिपेट किए थे, तो फिर हम इसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले भी हम टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और इंडियन प्रिंसिपल स्टेट्स की यहाँ पे बात कही जा रही थी। इस डिस्कशन के आधार पे व्हाइट पेपर कमीशन या व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है टू द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये कमिटी के रिकमेंडेशंस विद सम मॉडिफिकेशंस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कमल अवार्ड के बारे में हम देखते हैं। कमल अवार्ड ये कब आती है, 1932 की बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में होते हैं, नाम था उनका रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कमल अवार्ड को टू एड्रेस द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने मेंटेन किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। और इस प्रोविजन को एक्सटेंड भी किया जाता है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको कि शेड्यूल कास्ट के नाम से हम जानते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे अपोज किया था द extension of communal representation to the depressed classes and went on the fast in Yeroda jail to seek modifications। एक एग्रीमेंट जो पुणे पैक्ट था वो आ गई थी। अब किसकी किसके बीच में, तो बिटवीन द कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, which preserve the Hindu joint electorate but put forward reserved seats for the depressed classes। वही सेम चीज है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस की ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस की बात कही जा रही थी। फॉर द British government accepted the Pune Pact leading to the modifications in the Communal Award regarding the depressed classes। वो depressed classes के लिए ही यहाँ पे बेसिकली कहा गया था। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पेपर के लिए, देखो ये सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे येरोडा जेल हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला हो गया, कहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन चीजों को आपको जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास जो एलिमिनेट कर दिया जाता है यहाँ से कमल अवार्ड से, और इसके प्रोविजंस को लेटर इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है अंडर द 1935 का एक्ट, वो स्ट्रक्चर किया जाता है जो कि इसके मॉडिफाइड वर्जन के फॉर्म में आते हैं। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक चीज है, एक कमिटी फॉर्म की गई थी, उसका नाम था हार्टॉक कमेटी। जब आप इसको देखोगे तो संस्कृत कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की जाती है आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो आप एक बार इसको भी निकाल के देखना, और यहाँ इनकी ही रिकमेंडेशंस की ये चीजें होती हैं, तो आप इसको देखोगे। अब जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्ट है 1935 का, तो ये माइलस्टोन था टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसमें कि 321 सेक्शंस होते हैं और 10 शेड्यूल होते हैं। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू नो। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि जो एक्ट है ये एम किया जाता है टू क्रिएट एन ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो कंप्राइज की जाती है एज यूनिट्स, जिसमें कि फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज ड्यू टू द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो डियर, ये क्या है कि ये जो एक्ट है ये डिवाइड करता है 3 लिस्ट में, फेडरल है, प्रोविंशियल है और कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें कि सेंटर के लिए 59 आइटम्स आते हैं, प्रोविंसेस के लिए ये 54 आइटम्स आते हैं और कंकरेंट लिस्ट के लिए 36 आइटम्स आते हैं। रिसाइडल पावर्स जो है ये वेस्ट किया जाता है इन द वाइसरॉय गवर्नर जनरल। अब देखो ये
जो कुरान की सीरीज है इसमें इन्होंने यूपीएससी 2012 को मेंशन किया है। बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज के थ्रू भी आप उन चीजों पे बेसिकली इंटेंसली आप यहाँ पे फोकस करके पढ़ सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो एक्ट है ये अबॉलिश करता है डायरकी इनटू प्रोविंसेस, और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो इंट्रोड्यूस की जाती है, और जो प्रोविंसेस हैं इनको ऑटोनॉमी ग्रांट की जाती है कुछ डिफाइंड एरियाज में, सारे एरियाज में नहीं, कीप इन माइंड ये डिफाइंड एरियाज में ये प्रोवाइड की जाती है विद रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स फॉर्म इन 1937। अब यहाँ पे इसको तो 1939 में हालांकि जो है डिसकंटिन्यू किया जाता है। अब यहाँ पे आप फिर से ऑफ, जिसमें कि देखो ये एक्ट जो है ये प्रपोज करता है डायरकी एट द सेंटर में, जिसमें कि फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व में और ट्रांसफर कैटेगरी में डिवाइड करने की बात करता है। पास्ट में भी आपने देखा था, बट अभी आप यहाँ पे सेंटर पे आप देख रहे हो, जिसमें कि फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में बात ये करता है। लेकिन ये प्रोविजन कभी ऑपरेशनल नहीं होता है। यहाँ पे बाइकैमलिज्म की भी बात चलती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो इंट्रोड्यूस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि 11 प्रोविंसेस में से 6 में जो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी जो यूनाइटेड प्रोविंसेस, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस। और डियर यहाँ पे बात आती है कि जो रिजर्व सीट्स हैं फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस, यहाँ पे जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वुमेन के लिए और लेबर के लिए एस्टैब्लिश कर दी जाती है, ये आप याद रखो, कुछ याद रखो या ना रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिसमें कि रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है यहाँ पे रखी जाती है। और इसने एबॉलिश की थी काउंसिल ऑफ इंडिया को, और इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे इंडिया के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। देखो डियर, फ्रेंचाइजी का तो आपने पहले ही देखा था, तो फ्रेंचाइजी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाती है, और यहाँ पे वोटिंग राइट्स जो है अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे 14% को दे दी जाती है। और जो आज आप आरबीआई देखते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करती है कंट्री के करेंसी को, क्रेडिट को, तो उस टाइम में ही ये स्टैब्लिश की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डियर क्या है कि फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस है, इसको मल्टीपल प्रोविंसेस के लिए फिर से यहाँ क्रिएट किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ही बिगिनिंग होती है, हालांकि आपने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशंस को भी देखा था। डियर, ये इस्टेब्लिश करता है फेडरल कोर्ट को 1937 में, और ये बर्मा जो कि आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इंडिया से इसको सेपरेट 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू किया जाता है। और 2 न्यू प्रोविंसेस जैसे उड़ीसा हो गया, सिंध हो गया, उनको क्रिएट किया जाता है। तो सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड, ये भी आपने देख लिया, जो कि आपने पहले ही मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्पेशली ये सेफगार्ड जो है उसमें इंटेंसिफिकेशन होती है, और यहाँ पे रेलवे फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश की जाती है, 2 ओवरसीज रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। डियर, फिर यहाँ पे टॉपिक आता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये एस्टैब्लिश किया जाता है, ये अपॉइंट ही होती है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डियर, यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक है, उसके बाद थोड़ा सा ही बचा है, आप इसको क्लियर कर ही लो तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है। अब ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 का है। देखो जून 3 1947 की बात आती है, जो माउंटबेटन है, इन्होंने प्रेजेंट किया पार्टिशन प्लान इन्होंने प्रेजेंट किया, जो कि एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा एंड मुस्लिम लीग के द्वारा। आप मुझे ये बताओ क्या है कि मुस्लिम लीग ये कब आती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, आप इसके नाम बता सकते हो डियर। और ये इमीडिएटली इनेक्ट की गई, डिक्लेयरिंग इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम द अगस्त 1947। देखो यहाँ पे क्या है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब ये होता है कि आपके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, आप डिसाइड कर सकते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी पीपल, तो आपके अपने उस डिसीजन में किसी दूसरे का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो डियर, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 जो एग्जैक्टली अब हमारे देश को आजाद करने का टाइम आ गया है, तो हमारे देश को आजादी यहाँ पे मिलती है। तो डियर, यहाँ पे एक्ट के थ्रू ही जो फैसिलिटेट किया जाता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश करके 2 डोमिनियंस जो इंडिया और पाकिस्तान होते हैं, जिसमें क्या है कि राइट टू सेसीड
फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बात यहाँ पर करी जाती है। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो पहले आई थी डियर, जो आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से, तो यहाँ पे डियर वो भी अब एबॉलिश की जाती है और जो गवर्नर जनरल जो है ईच डोमिनियन को ये इंट्रोड्यूस किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है बाय द ब्रिटिश किंग बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। ब्रिटिश हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो डियर, नेक्स्ट टॉपिक में आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डोमिनियंस के लिए ये इंपावर की जाती है टू अडॉप्ट एंड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। अच्छा, आप मुझे ये बताओ क्या कि जो हमारे कंट्री में तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इनको इनवाइट की जाती है कि ठीक है आप हमारे कंट्री के फिलहाल गवर्नर जनरल बन जाओ, लेकिन फिर पाकिस्तान में किनको की जाती है? जो आगे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो वो होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डियर यहाँ पे बात आती है कि जो इंक्लूड की जाती है द अथॉरिटी टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें कि इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ यहाँ पे जो है इंक्लूड की जाती है। अब डियर यहाँ पे क्या है कि जो बोथ डोमिनियंस जो इंडिया और पाकिस्तान की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के लिए वो लेजिस्लेट कर सकते थे फॉर देयर ओन टेरिटरीज अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर इन फोर्स। जब तक नियम नया नहीं बन जाता है तब तक के लिए जो चीजें चल रही हैं वो चलेंगी, उसमें अपने मॉडिफिकेशंस होंगे, सारी चीजें होंगी। और एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947 रिक्वायर्ड डोमिनियन लेजिस्लेचर फॉर अप्रूवल टू अप्लाई। डियर यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए ये भी एबॉलिश कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एसओएस को एबॉलिश कर दिया गया और इसके फंक्शंस को ट्रांसफर कर दिया गया टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द एंटायर आप कह लो क्या कि जो प्रिंसली स्टेट्स और जो जो ट्रीटी रिलेशंस थी विद द ट्राइबल्स एरियाज वो भी लैप्स कर दी जाती है यहाँ पे अगस्त 15 1947 को, और प्रिंसली स्टेट्स को ग्रांट की जाती है फ्रीडम टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। चाहे आप इंडिपेंडेंट रहो, चाहे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। तो डियर यहाँ पे बात कही जा रही थी क्या कि इंडिपेंडेंट, तो देखो इसमें भी एक हिस्ट्री है। जब आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली 3 एरियाज थे, तो आप देखोगे क्या कि इस वाले एरियाज में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू रफ स्केच के साथ दिखा देता हूँ। डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनी है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे बात क्या आती है कि ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का आप एरिया देख लो। फिर यहाँ पे जो इस वाले एरिया में आओगे तो यहाँ पे है आपका हैदराबाद में डियर बेसिकली इसको बाय मींस ऑफ लाठीचार्ज, पुलिस की लाठीचार्ज के थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। जब आप जूनागढ़ में आओगे और जब यहाँ पे आओगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर फिर कुछ कहानी अलग ही हो जाती है। जब आप यहाँ आते हो जो जूनागढ़ के एरिया में, तो जूनागढ़ के एरिया में यहाँ पे हिंदू बहुल एरिया होता है, और जब आप जम्मू एंड कश्मीर में आओगे तो वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका होता है। अब उस मुस्लिम बहुल इलाके में क्या होता है, वहां पे एक महाराजा हुआ करते, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। तो डियर आपको पता ही होगा, वो चाहते थे कि ना हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब उनकी में इंडिपेंडेंट होना, लेकिन पाकिस्तानी वहां पे कुछ गेम खेल रहे हैं। गेम ऐसा था जिसमें क्या कि जो पाकिस्तानी थे उनका ये कहना था क्या कि कश्मीर में मुस्लिम बहुल एरिया है, तो क्यों नहीं हम वहां पे उनको रूल करें। तो वो कबायली जो कि ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, वो बस एक ही बात जानते थे क्या कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, वहां पे लूटपाट करना है, वहां पे जो भी फूड स्टफ है या फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें हैं उसको लूट करके किसी फिर दूसरे एरिया में चले जाना है। तो जब वो कबायली आ रहे थे तो इन्हीं ग्रुप में एग्जैक्टली शामिल हुआ था जो पाकिस्तानी आर्मी। वो ये चाहता था कि हम क्यों ना जम्मू एंड कश्मीर में हिंसा करें, और फिर एग्जैक्टली उनके साथ एग्जैक्टली अटायर जो उनका जो वेशभूषा था वो एग्जैक्टली वो ट्राइबल की ही तरह था, बट वो उनके साथ मिल करके उसी के साथ आते हैं अपने हथियार के पास। इन ट्राइबल पीपल के पास तो कोई हथियार भी नहीं था उस तरह का, जो मतलब बंदूक हम कहते हैं, हालांकि उनके पास भी जैसे आप कह लो भाला हो गया या कुछ इस टाइप के जो भी औजार होते हैं वो तो वही करते थे। तो जैसे ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, अटैक होना स्टार्ट होता है, तो फिर वहां के जो महाराजा हरि सिंह होते हैं ये काफी घबरा जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे एरिया में हो क्या गया। फिर ये आते हैं अपनी कंट्री इंडिया की असिस्टेंस लेने के लिए, हम करें तो करें क्या। तो फिर वहां पे एक एडवाइस दी जाती है कि आप एक काम करो, या तो आप इंडिया में कंप्लीटली मिल जाओ, फिर या कि फिर जो है जो भी चीजें चल रही है उसको आप फेस करो। और उसको फेस करना महाराजा हरि सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर लास्ट के टाइम में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पे साइन किया, और करने के बाद डियर फिर जो
जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर ये बातें आती हैं। तो जो आपने यहाँ पे देखा क्या कि या तो आप इंडिया के साथ मिल जाओ या कि फिर आप इंडिपेंडेंट रहो, चाहे आप पाकिस्तान के साथ ही मिल जाओ। बट ये जो महाराजा हरि सिंह है, इन्होंने ये कहा था क्या कि हमें ना इंडिया के साथ मिलना है ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना है, बट अल्टीमेटली इंडिया के साथ मिलते हैं और ये हमारा एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो डियर यहां पर ये बात आती है, वन सेक, अब यहाँ पे जो गवर्नेंस ऑफ डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस ये फॉलो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब तक की कॉन्स्टिट्यूशंस टू डिफरेंट कंट्रीज हैविंग सम मॉडिफिकेशंस यहाँ पे लॉन्च नहीं की जाती। अब यहाँ पे डियर क्या होता है बात आगे की, जो ब्रिटिश मोनार्क ने सारा पावर, देखो राइट टू वीटो बिल्स या जो रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी, तो ब्रिटिश मोनार्क ने सारी चीजें यहाँ पे अब उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 के थ्रू लॉस्ट कर देते हैं। बट दिस पावर वाज रिटेन्ड बाय द गवर्नर जनरल्स हु कुड असिस्ट टू द बिल्स इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के नाम से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि जो है वो उसके रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ये एक्ट करेंगे। और इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। और इन्होंने देखो एक्चुअली क्या था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 है डियर, तो इसके थ्रू जो सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट की बातें थी, जो पोस्ट रिजर्वेशंस थी बाय द एसओएस यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इन चीजों को देखो तो सिविल सर्विसेज मेंबर्स जो है ये अपॉइंट कर, सिविल सर्विस मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं बिफोर द अगस्त 1947, जिसको की एंटाइटलमेंट से बेनिफिट से फिर बाद में रिटेन की जाती है। देखो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म की जाती है 1946 में, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। बस वही बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया यही पार्लियामेंट के रूप में फॉर्म करती है, और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है हमारे फर्स्ट कैबिनेट का आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी अब हमारा देश आजाद हो जाता है। तो डियर यहाँ पे अब सबसे पहले आप ये भी देख लो जो जवाहरलाल नेहरू है वो कौन सी पोर्टफोलियो मिलती है। फिर यहाँ पे आप देख लो कि जो पोर्टफोलियो के फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय ने इन्हीं को मिलता है। कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च इन्हीं के अंडर आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये एजुकेशन पोर्टफोलियो को दी जाती है। जॉन मथाई जो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इनको मिलती है। आर के शिन मुगम शेट्टी इनको मिलती है फाइनेंस। ये बी आर अम्बेडकर ये लॉ, जगजीवन राम ये लेबर, सरदार बलदेव सिंह, देखो बलदेव सिंह जो ये डिफेंस के पोर्टफोलियो इसमें मिलते हैं। राजकुमारी अमृत कौर इनको हेल्थ दिया जाता है। सीएच भाभा यहाँ पे कॉमर्स दिया जाता है। रफी अहमद किदवई यहाँ पे कम्युनिकेशन इनको दी जाती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, इनके बारे में जानना भी चाहिए। और ये इंडस्ट्री एंड सप्लाई यहाँ पे मिलता है। वी एन गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर से हमें मिलता है। इसी के साथ जो है हम अपने टॉपिक को डियर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक काम करो, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ी है उसको मल्टीपल टाइम्स आप या तो ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, यूट्यूब पे मल्टीपल टाइम्स देखो, ताकि जिससे आपको फायदा हो सके, नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी बट आल्सो अगर आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज की भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिटी के थ्रू आप बहुत सारी चीजें आप जानोगे। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, फिर हम देखेंगे कि कहां कहां तक हम किस किस एरिया में हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। तो फिर हमारी टीम जो इसमें लगी हुई है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।